आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है फिट इंडिया पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में आपका और आपके प्रश्नों का स्वागत। हमारे कार्यक्रम का विषय है कैंसर अवेयरनेस यानी कैंसर जागरूकता और हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कनिका गुप्ता जो कि डायरेक्टर हैं गायनी ऑन्कोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल वैशाली और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए.के. दीवान जो कि डायरेक्टर हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी राजीव गांधी कैंसर अस्पताल दिल्ली। श्रोताओं आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है जो कि हर वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने सितंबर 2014 में सुझाव दिया था और 7 नवंबर 2014 को मैडम क्यूरी के जन्म दिवस पर पहली बार इसे मनाया गया था। हालांकि नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975 से चल रहा है। श्रोताओं जन साधारण में दिनों दिन बढ़ती कैंसर की प्रवृत्ति एक चिंताजनक रूप धारण करती जा रही है, न केवल विकसित देशों में बल्कि विकासशील देशों में भी। कैंसर या कार्सिनोमा या सार्कोमा नाम सुनते ही आज भी ये धारणा बन जाती है कि लाइलाज मर्ज है और तमाम उम्र तंग करेगा या फिर जान के साथ ही जाएगा। आज भी भारत में हर वर्ष 1.1 मिलियन यानी 11 लाख नए केसेस कैंसर के प्रतिवर्ष देखने में आते हैं। यह एक कड़वा सत्य है और उनमें से 2/3 केसेस डायग्नोज होते हैं लेट स्टेजेस में। लेट स्टेजेस का मतलब है कि मरीज जो है वो समय पर पहुंचता नहीं, अस्पताल पहुंचने में बहुत देर कर देता है। वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे पोस्ट कोविड इफेक्ट हो, किसी भी वजह से वो अस्पताल पहुंचता नहीं है टाइम। कैंसर के विभिन्न कारणों में क्या धूम्रपान तंबाकू ही दोषी है या फिर अल्कोहल, ड्रग यूज, पुअर डाइट, कैंसर का क्या निश्चित इलाज संभव है, ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है। इन्हीं सब मौजुओं पर आपके प्रश्नों का इंतजार करते आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। डॉक्टर दीवान आपका बहुत बहुत स्वागत। आप डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हैं। सबसे पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी कि कैंसर किसे कहते हैं आप? नमस्कार। कैंसर कोई डेथ वारंट नहीं है। जैसे आपने कहा लोगों के दिमाग में है कि कैंसर हो गया तो बस एक ही रास्ता है। कैंसर इज हाईली क्योरेबल डिजीज विद द कैविएट इफ डिटेक्टेड अर्ली। इसीलिए आज के प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस है और आज के दिन की इंपॉर्टेंस है कैंसर अवेयरनेस डे, कि आप जागरूक रहें और जानें कि कैंसर क्या है, क्यों होता है और कैसे बचाव किया जा सकता है कैंसर से। अब सवाल आता है कि कैंसर है क्या। हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स with tendency to invade and spread. I'll just explain you all this. इससे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा शरीर जो है वो कैसे बना है। हमारे शरीर में काफ़ी सिस्टम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, मसल है, ब्रेन है, सब चीज़ें हैं और हर सिस्टम बना है कुछ ऑर्गन से और ऑर्गन्स बने हैं टिश्यूज से और टिश्यूज बने हैं सेल से, जिसको कोशिका कहते हैं। और कोशिका ही एक बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का। और कोशिका के अंदर भी कुछ जीन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं कि इस सेल ने कितनी बार रेप्लिकेट करना है, डिवाइड करना है। आप देखिए कभी भी चोट लगती है तो वो हीलिंग हो जाती है स्किन सरफेस पर। स्किन के सेल हैं, हेयर फॉलिकल हैं, नाखून हैं, ये इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, सारी उम्र भर डिवाइड करते रहेंगे, चाहे आदमी बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे किसी भी एज का हो। लेकिन ब्रेन जो है, ब्रेन के सेल्स सारी उम्र प्रोलिफरेट नहीं करते, कुछ समय तक प्रोलिफरेट करेंगे। जब ब्रेन सर्टेन एज तक पर्टिकुलर साइज अचीव कर लेता है उसकी डिवीजन बंद हो जाती है। तो कुछ ऑर्गन्स के अंदर ऐसी जीन्स हैं, ऐसे मैसेजेस कोड किए हुए पड़े हैं कि उसने डिवाइड करते रहना है और कुछ सेल्स में ये इंफॉर्मेशन है कि उसने इसके बाद डिवाइड नहीं करना। भगवान ने इतने अच्छे सिस्टम और इतने अच्छे सेल्स के अंदर सिस्टम बनाए हैं कि हर सेल के अंदर यह कोड मौजूद है कि उसने कितना समय सरवाइव करना है और कितना बार डिवाइड करना। लेकिन यह डिवीजन मैकेनिज्म अगर डेविएट हो जाए, मतलब लॉस ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म कि इस सेल ने कितनी बार डिवाइड करना है, सो दैट इज व्हाई वी से एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल। तो वो भूल जाता है सेल के डिवाइड कितनी बार करना है, मेरे को 2 डिवीजन के बाद रुकना है या 4 के बाद रुकना है। वो डिवाइड करता जाएगा और एक गांठ सी बना लेता है।
जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में किसी भी स्वेलिंग को ट्यूमर कह देते हैं। अब सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते, कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि लोकल एरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और बॉडी में स्प्रेड करते हैं थ्रू सर्कुलेशन, ये कहलाते हैं कैंसर। और कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो स्प्रेड नहीं करते, लोकल एरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करते, उनको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। डॉक्टर दीवान, ये जान लेना बहुत जरूरी है, आज हम जैसे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मना रहे हैं, तो क्या साल में एक दिन कैंसर अवेयरनेस डे मनाने से क्या कैंसर पर कुछ कंट्रोल हो जाएगा? जैसे वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को, तो आज जैसे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, तो साल में अगर हमने एक दिन मनाया तो क्या उससे कुछ उसका इफेक्ट आएगा, या सिर्फ एक जस्ट हम खाना पूरी कर रहे हैं? एक दिन सेलिब्रेट करने से तो शायद हम खाना पूर्ति कर रहे हैं जी। लेट एवरी डे बी a cancer wellness awareness day. It should be not just awareness day, it should be wellness awareness day. और हमें सारी पब्लिक को अवेयर करना है कि इसके अर्ली सिम्टम क्या हैं और इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, और हेल्थ चेकअप्स जो हैं वो आपको रेगुलरली कराने हैं ताकि कैंसर जो है जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो सके, आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें। डॉक्टर कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही सीनियर डायरेक्टर गायनी ऑन्कोलॉजी हैं मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, और मैं समझता हूँ जान लेना बहुत ज़रूरी कि महिलाओं में जो कैंसर है, जब बात करते हैं महिलाओं के कैंसर की तो सीए सर्विक्स का नाम इतना ज़्यादा ऊपर आता है, उसके बाद फिर ब्रेस्ट कैंसर, तो कौन कौन से कैंसर निश्चित रूप से ज़्यादा देखने में आते हैं, और क्या समझते हैं कि आप वाकई समस्या बहुत गंभीर है? नमस्कार दोस्तों। जी सर, ये आपका जो प्रश्न है बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है। जो महिलाओं में होने वाले कैंसर हैं उनमें से 2 कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर एंड बच्चेदानी के नीचे के हिस्से को, जिसको हम सर्वाइकल या ग्रीवा का कैंसर भी कहते हैं, वो महिलाओं में बहुत ही कॉमन 2 कैंसर्स हैं, और इनके कारण जो मृत्यु दर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इधर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करूं तो आज 27% बर्डन जो पूरे विश्व का है वो आज हमारे हिंदुस्तान से आ रहा है। 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु इस कैंसर के कारण हो रही है। कनिका जी, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी एक श्रोता फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं, और चर्चा आगे में आपके दोबारा बात करेंगे आपसे। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप अपना कृपया नाम बताएं और जगह बताएं। हाँ जी, मैं रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली 27 से। जी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रश्न पूछिए प्लीज। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस पर। हाँ जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है और छोटे बच्चों से संबंधित है। जी पूछिए। क्या ये कैंसर छोटे बच्चों में भी हो सकता है? अगर हाँ तो किस उम्र से, और क्या ध्यान रखना है? जी, मैं बात करा रहा हूँ आपकी। डॉक्टर दीवान, ये प्रश्न सुना आपने सिंह साहब का? गोविंदर सिंह जी नमस्कार। गोविंदर सिंह बोल रहा हूं सर। जी, कैंसर की तकलीफ किसी भी एज में, किसी भी सेक्स में, किसी भी कास्ट में और किसी भी आदमी को किसी भी ऑर्गन में हो सकती है। इवन न्यूबॉर्न्स में भी कैंसर की तकलीफ हो सकती है। तो कोई ये सोचे कि साहब ये बच्चे को कोई पान तंबाकू तो लिया नहीं है, इसका तो कोई एक्सपोजर नहीं है, तो इसको कैसे हो गया? तो बच्चों में भी कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिसके कारण उनमें भी कैंसर की तकलीफ हो सकती है। जी डॉक्टर कनिका, हम बात कर रहे थे कि महिलाओं में जो कैंसर होने वाले जो ज़्यादातर देखना, आपने बताया कि सर्विक्स का कैंसर, गर्भाशय के मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो क्या ये कैंसर जो है ज़रूरी है कि मतलब क्या वंशानुगत भी चलते हैं ये कैंसर? महिलाओं के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है, ऐसा हो सकता है कि माँ को हुआ तो बेटी को भी ज़रूर होगा, ऐसा भी होता है क्या? जी सर, ये दोनों कैंसर बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो इसमें काफ़ी कुछ जेनेटिक्स का रोल आता है कि फैमिली में अगर किसी को है तो आपको हो सकता है, और इसीलिए हम लोग फैमिली हिस्ट्री जरूर पूछते हैं। 10% कई बार होता है कि फैमिली का रोल होता है, जेनेटिक्स का रोल होता है। 90% ये स्पोरेडिक होते हैं, यानी कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती उनको भी होता है। सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत कम फेमिलियल है, थोड़ा ही है फेमिलियल, बट यहाँ पर मेन एक रोल आता है HPV वायरस का। जैसे हम लोग तो अब पहले से भी परिचित तो थे लेकिन उतना ध्यान कभी नहीं गया। अब कोरोना वायरस आ जाने के कारण हमारा वायरस शब्द से थोड़ा ज्यादा परिचय हो चुका है। पहले हम पोलियो वायरस से परिचित थे, अमिताभ बच्चन जी 2 बूंद पोलियो की, हम उसको सुनते थे, बच्चों को पिलाते भी थे, लेकिन वायरस से उतने शायद नहीं जुड़े थे जितना कोविड ने जोड़ दिया है। यस, सर्वाइकल कैंसर एक
वायरस के कारण होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसके 100 प्रकार में से 15 प्रकार इस तरीके के हैं जो कि बहुत हाई रिस्क हैं, और उसमें से भी 2 बहुत ज्यादा कारण बनते हैं कैंसर होने के। श्रोता, हमारे कार्यक्रम का विषय चल रहा है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जो कि आज है, और आप हमें सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 1800113663। ये टोल फ्री है और देश के किसी भी हिस्से से आप हमें सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं यदि आप कैंसर अवेयरनेस से जानकारी कुछ भी चाहते हैं। और हमारे दूसरे फोन नंबर हैं 23421084 और 23422346। नंबर एक बार दोबारा सुन लीजिए, 1800113663। ये नंबर टोल फ्री है और देश के किसी भी हिस्से से बिना किसी शुल्क के आप हमें सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। और हमारे दूसरे नंबर है 23421084 एंड 23422346। डॉक्टर दीवान, ये जो जब हम बात करते हैं पुरुषों के कैंसर की, तो सबसे ज्यादा दोष जो दिया जाता है वो दिया जाता है टोबैको, और कहा जाता है कि साहब टोबैको जो है वो करीब 14 टाइप ऑफ कैंसर में से जो है वो रेस्पॉन्सिबल है टोबैको, तंबाकू किसी भी फॉर्म में। आप क्या कहेंगे, क्या सिर्फ तंबाकू ही दोषी है या अल्कोहल, पुअर डाइट प्लान, डाइटरी मतलब वंशानुगत या ड्रग यूज, कोई और भी फैक्टर है या सिर्फ तंबाकू ही कारण है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और साइंटिफिकली प्रूवन तंबाकू का सेवन करना कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो स्मोकिंग की फॉर्म में हो या टोबैको च्यूइंग की फॉर्म में हो। ये कहा जाता है कि अबाउट 40% कैंसर्स जो हैं वो तंबाकू के सेवन से होते हैं, और इसका अगर सेवन ना किया जाए तो 35 to 40% कैंसर्स जो हैं वो नहीं होंगे। दूसरा कारण है डाइट और ओबेसिटी। द टाइप ऑफ डाइट विच वी ईट, न्यूट्रिशन इज लेस, विटामिन्स आर लेस, जैसे जंक फूड आजकल के बच्चे खाते हैं जी। तीसरा है ओबेसिटी। बचपन में ही आप देखेंगे कि ओबेसिटी ग्रस्त होने लगते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों का बाहर खेलना तो कम हो गया है और स्क्रीन टाइम बढ़ गया, और स्क्रीन टाइम बढ़ने से, फिजिकल एक्टिविटी ना होने से ओबेसिटी इवन बच्चों में भी काफी होती जा रही है। और ये देखा गया है कि जिन बच्चों में ओबेसिटी होती है 50% ऑफ देम रिमेन ओबीज इवन इन एडल्ट एज। फिर कुछ जैसे डॉक्टर कनिका ने बताया कि वायरल इन्फेक्शंस, हाइजीन, टाइप ऑफ फूड विच वी ईट, पेस्टिसाइड यूज, क्रॉनिक इरिटेशंस, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर कॉजेशन। जी, और अब देखते हैं एक श्रोता फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। हेलो। नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। धर्मवीर जी बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, शायद संपर्क नहीं साबित हो पा रहा जी। और अब देखते हैं अगले श्रोता क्या करें फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ। जी जयकिशन अग्रवाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रश्न पूछिए प्लीज। तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत। मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है जी कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है, बच्चेदानी का कैंसर होता है जी, वो बहुत लेट पता चलता है जी, और अगर लेट पता चलता है तो मुझे ये बताएं, वो क्यूर तो हो जाता है, क्यूरेबल तो हो जाता है अगर सही समय पे पता चल जाए, लेकिन ये कहते हैं कि 45 साल से नीचे और जो 16 साल से ऊपर या 14 साल से ऊपर की जो लड़कियां होती हैं उनको अगर कोई इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन आता है मुझे पता नहीं है, अगर वो लगा दिया जाए तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांस ना के बराबर होते हैं जी। तो ये बताएं कि वो कौन सा इंजेक्शन है जी, क्या सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री है या नहीं है जी, क्योंकि आजकल तो शादियां ही वैसे लड़कियों की 33-35 साल के करीब होती हैं जी, पहले तो जल्दी हो जाया करती जी जी। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है जी। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लड़के लड़कियां आजकल नया फैशन चल गया है, सिगरेट भी पी रही हैं, नशा भी कर रहे हैं जी, और साथ के अंदर तंबाकू और गुटखा तो चबाते ही हैं जी जी, इससे क्या लेंस का कैंसर या जावड़े का कैंसर हो सकता है जी या नहीं हो सकता है जी। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और उसका एक ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है तो फिर दूसरा ब्रेस्ट के अंदर क्यों होने के चांस होते हैं, फिर दूसरा ब्रेस्ट भी उसका निकाल दिया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है जब एक कीमोथेरेपी मिल गई, सारी चीज हो गई और उसके बावजूद भी एक ब्रेस्ट काट के दूसरा भी निकाल दे, तो ये
ये अभी तक हमारे पास कोई ऐसा वैज्ञानिक तरीका नहीं है जिससे उसके एक ब्रेस्ट तो बच जाए। मैं बात कर रहा हूँ आपकी डॉक्टर कनिका जी से और डॉक्टर दीवान से भी इस पर दोनों की ओपिनियन लेंगे। डॉक्टर साहब आपने प्रश्न सुना जयकिशन अग्रवाल जी का। जी सर जो ये मिथ है कि सर्वाइकल कैंसर लेट डायग्नोस होता है, ये बिल्कुल गलत है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे पास और उसमें हमारा कोशिश यही होता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि पूरी विश्व से जैसे पोलियो चला गया है, सर्वाइकल कैंसर को भी हम पूरे विश्व से हटा सकते हैं। जरूरत है हमें वो टाइम पर आकर स्क्रीनिंग करने की। जैसे कि प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में यह आ जाता है कि हम टाइम पर रहकर पैप्समेयर कराएं। पैप्समेयर का मतलब है बच्चेदानी के नीचे से पानी की जांच। अब इसमें थोड़ा सा WHO ने मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। वो जैसा अभी हमने पहले सुना कि ये जिसका कारण एक वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो अब जब WHO और पूरा विश्व ये मानने लगा है कि पानी के जांच में अगर हम सबसे पहले वायरस को समझ लें कि वायरस है कि नहीं, अगर वायरस ही नहीं है तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो वो वायरस की जांच आजकल हम करने लग गए हैं। और नई गाइडलाइन के हिसाब से 30 साल की महिला की जो उम्र है, पहले 25 था, अब ये 30 कर दिया गया है। 30 से 50 साल तक की महिलाओं को अगर हम 5-5 साल में ये पानी की सिंपल जांच जो गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है आप कराएं, तो इससे न कि जब हो चुका है, होने वाला कैंसर, प्री कैंसर कंडीशन में हम कैंसर सर्विक्स को डायग्नोस कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कि अगर लेट डायग्नोस होगा तो क्यूरेबल है कि नहीं। सर, जितना देर से आएंगे उतना हमारा क्यूरेबिलिटी का रेट नीचे आता जाएगा, तो जरूरत है कि उनके सिम्टम्स को समझ के हम जल्दी से जल्दी स्क्रीन कराएं। आपने क्वेश्चन किया था वैक्सीनेशन के बारे में, तो जो वैक्सीनेशन है सर बिल्कुल अवेलेबल है, पूरे विश्व में अवेलेबल है। पहले 2 कंपनीज का था, अब सिर्फ एक ही कंपनी का बचा है। दूसरी कंपनी धीरे धीरे विड्रॉ कर चुके हैं करीब और 6 महीने में उनके हट जाएंगे। तो जो दूसरी कंपनी है गार्डासिल, उनके 2 तरीके के वैक्सीनेशन है, एक क्वाड्रीवेलेंट और एक अभी रिसेंटली इंडिया में 9-वेलेंट भी आ चुका है। दोनों की कीमतों में थोड़ा फर्क है। ये वैक्सीनेशन हम यंग लड़कियों को 9 साल की उम्र से शुरू करते हैं। 9 से 15 साल की जो लड़कियां हैं उनको 2 डोज में देना है और 15 से 25 तक की उम्र में हमें 3 डोजेस में देना है। और एक आपका क्वेश्चन था ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, तो सर ब्रेस्ट कैंसर का जब हम इलाज करते हैं तो जिस तरीके का ब्रेस्ट में कैंसर होता है, जिस साइड का, उसी को निकाला जाता है। दूसरी साइड को नहीं निकालते, उसको हम वॉच में रखते हैं कि उसमें कहीं कुछ होते नहीं रहा। जब पहले ब्रेस्ट में हो सकता है तो वही कारण दूसरे ब्रेस्ट में अप्लाई करते हैं। दोनों ब्रेस्ट का हम निकालते तब हैं जबकि हमें जेनेटिक मालूम हो, कुछ BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव हो वो महिला, तो प्रोफाइलेक्टिकली भी दोनों ब्रेस्ट निकाले जा सकते हैं। लेकिन कैंसर ब्रेस्ट के इलाज में दोनों ब्रेस्ट नहीं निकाले जाते। आप सुन रहे हैं फिट इंडिया पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। डॉक्टर साहब, क्या जैसे आजकल के युवा लड़के लड़कियां ये नशा करते हैं, सिगरेट लेते हैं और तंबाकू और अल्कोहल और बाकी दवाओं का भी सेवन करते हैं, तो उसका भी असर है कैंसर में? मैंने पहले भी कहा कि पान तंबाकू का सेवन करना या स्मोक करना, उनसे माउथ कैंसर, लंग कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर, मींस मुंह से लेकर एब्डोमेन तक, स्पेशली चेस्ट, थ्रोट, माउथ, एनी ऑर्गन कैन बी इन्वॉल्व्ड बाय स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग। और कहा जाता है कि इवन सर्वाइकल कैंसर भी स्मोकिंग से रिलेटेड है। जी। और अब देखते हैं अगले श्रोता क्या कह रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं धर्मवीर बोल रहा हूँ गांधीनगर से। जी धर्मवीर जी बोलिए। हाँ जी, बहुत दिनों बाद आपका जो सुनने को मिला कार्यक्रम। धर्मवीर जी बताएं, गांधीनगर से बोलिए, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। प्रश्न पूछिए प्लीज। बात हम आज कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस पर, राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है आज, बताएं। जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर और
एक और कैंसर के बारे में, जैसे ब्लड कैंसर, ये 3 कैंसर अभी सामने हमारे इसी साल हमारे किसी जानकार की डेथ हो गई। और इलाज तो कीमोथेरेपी से होता है, पर ये ज्यादा टाइम तक सर्वाइकल नहीं कर पाता, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल तक ही ये कंट्रोल कर पाता है। ब्लड कैंसर ये ठीक होने के बाद फिर दोबारा से ब्लड कैंसर की शिकायत में आई। हाँ डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे डॉक्टर कनिका गुप्ता कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये की क्या वजह है? क्या अनमैरिड फीमेल्स में ज़्यादा देखने में आता है या मीनोपॉजल में ज़्यादा देखने में आता है? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही ना कॉस्मेटिकली भी और वैसे भी मतलब ये बहुत ही साइकोलॉजिकली भी एक महिला को बहुत ही ज़्यादा तोड़ देता है। जी सर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है महिला की, मेनोपॉज के बाद स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। फिर 50 से 60 के बीच में जनरली ज़्यादा ये पाया जाता है। और देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो हर 50 की उम्र के बाद हर साल 2 से 3% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर 8 महिला में से या 10 महिला में से एक को कैंसर ब्रेस्ट होने की संभावना आज की स्थिति ये है कि हो सकता है किसी को भी। तो जो कारण अगर हम देखें तो मेनली ये हार्मोनल होते हैं, जिनकी जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ चुकी है, लेट मेनोपॉज हुआ है, जिन्होंने अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराया है या इनके लेट बच्चे हुए हैं या नहीं है, उनमें ये थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है। और जेनेटिकली तो बिल्कुल है इस बीमारी में कि अगर आपके घर में आपकी मायका की तरफ से, चाहे वो ननिहाल हो, चाहे वो ददीहाल हो, बुआ हो या नानी हो, उनमें से किसी को हुआ है तो आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। डरिए मत, लेकिन सावधान रहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करिए। सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप नहा रहे होते हैं, आपके हाथ में साबुन होता है, शीशा सामने होता है, अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, उसमें दबा के देखें कि कहीं कोई गठान या कोई सिक्रेशन तो नहीं है, निप्पल अंदर तो नहीं चला गया। 40 की उम्र के बाद कुछ स्पेशल एक्सरेज हैं जिनको हम मैमोग्राफी कहते हैं, वो अगर आप कराते रहें तो बहुत छोटी सी गठान आपकी डायग्नोस हो जाएगी और उस कंडीशन में ब्रेस्ट को निकालने की भी जरूरत नहीं है, लोकलाइज करके ट्रीटमेंट हो जाता है। और अब देखते हैं अगले श्रोता क्या करें फोन लाइन पर। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं किशोर बोल रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ, और मैं एक जानना चाह रहा था कि ये डॉक्टर साहब, ये माइलोमा जो है जी, क्या ये कैंसर से रिलेटेड है, क्या ये बोन से रिलेटेड है या फिर ये ब्लड से रिलेटेड है? जी मैं बात करा रहा हूँ, किशोर जी का सवाल है दिल्ली से, डॉक्टर दीवान साहब। माइलोमा ब्लड फॉर्मिंग सेल से रिलेटेड है। और ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होती है? बोन्स के अंदर। बोन मैरो होता है ना, जो सेंट्रल पोर्शन जो होता है बोन का, मैरो मीन्स वहां पर ब्लड बनना है, ठीक है? तो उस एरिया का अगर कैंसर हो उसको माइलोमा कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट कोई सर्जरी, रेडिएशन नहीं होती, मोस्टली मेडिसिन्स होती हैं और गाड़ी लंबी चल सकती है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छी दवाइयां और अच्छा इलाज संभव है इसमें। डॉक्टर दीवान, पुरुषों में जो कैंसर होते हैं, क्या उसमें प्रोस्टेट का कैंसर भी काफी ज्यादा आजकल देखने में आ रहा है? पैंक्रियास का कैंसर या प्रोस्टेट का कैंसर, और कुछ डेथ भी सुनी जाती है इन कैंसर से। प्रोस्टेट कैंसर अब काफी कॉमनली डिटेक्ट होने लगा है और ये कहा जाता है 50-60 ईयर्स की एज के बाद कभी आपको यूरिनरी सिम्टम्स हों। यूरिनरी सिम्टम्स से मतलब है कि रात को आप पहले तो एक बार उठते थे, अब बार बार उठना पड़ रहा है, आप पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एकदम अर्जेंसी होती है, या पेशाब करने खड़े होते हैं तो हेजिटेट करते हैं, काफी देर आपको वेट करना पड़ता है तब यूरिन आता है, या उसकी स्ट्रीम में चेंज हो गया, या पेशाब में जलन होने लगी। काफी सारे सिम्टम्स होते हैं। इस एज पर होने शुरू हो जाएं या ब्लड आना शुरू हो जाए तो हो सकता है ये प्रोस्टेट कैंसर की तकलीफ हो। और कॉमनली जब लोग इसको इग्नोर करते हैं और जब तक डिटेक्ट होता है, इसमें बोन मेटास्टेसिस ऑलरेडी हो चुके होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम माइल्ड यूरिनरी सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और जब हड्डियों में दर्द होने लगता है, जब सिम्टम बड़े ज्यादा सीवियर हो जाएं, तब हम डॉक्टर के पास भागते हैं कि जी अब बताइए क्या करना है। और मेजॉरिटी केसेस हमें एडवांस स्टेजेस में दिखाई देते हैं। डॉक्टर दीवान, प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए क्या आप कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट करते हैं कि साहब ये लेवल अगर इसका इतना ज्यादा होगा तभी हम इसको कैंसर मानेंगे, नहीं तो कैसे एक आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि उसे प्रोस्टेट का कैंसर है? पीएसए ब्लड टेस्ट है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उसकी वैल्यूज ज्यादा हों तो
प्रोस्टेट कैंसर सस्पेक्ट किया जा सकता है। प्रोस्टेटिक इन्फेक्शंस में, बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट में भी पीएसए वैल्यूज थोड़ी सी रेज हो सकती हैं। नॉर्मली आप कितना मानते हैं, उससे नॉर्मल कितना है और रेंज कितना बढ़ जाता है? मोर देन 10 हाई चांसेस, मोर देन 20 हाई चांसेस ऑफ इवन मेटास्टेसिस। सो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि पीएसए की वैल्यू क्या है, उसका राइजिंग ट्रेंड किस स्पीड से है, जिसको पीएसए वेलोसिटी कहा जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और अब देखते हैं अगले श्रोता क्या करें। श्रोता फोन लाइन पर इंतजार करें। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन रह गया था, जो माइलोमा की मैं बात कर रहा था, जिसमें क्या डॉक्टर साहब ये ब्लड से रिलेटेड होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट भी सेम वैसे ही होता है? जी, ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है जैसे आप ब्लड कैंसर्स को ट्रीट करते हैं। जी, तो क्या डॉक्टर साहब इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता पड़ती है? ब्लड को बढ़ सकती है, ब्लड फॉर्मेशन में डिफेक्ट होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है माइलोमा में। तो डॉक्टर साहब इसका जो लक्षण होता है, शुरुआती लक्षण इसमें क्या हो सकते हैं? क्या यूजुअली बोन पेन्स करके प्रेजेंट करते हैं लोग, स्पेशली बैकएक। हमारे इसमें हमें बताया जाता है कि अगर कोई भी ओल्ड एज का पेशेंट, स्पेशली फीमेल, जी, एक पॉइंटेड पेन की तरफ कहे जी बैक में पेन होने लगी है, स्पेसिफिकली इसी एरिया में बड़ी सीवियर है और दवाई वगैरह खाने से आराम नहीं आ रहा है, तो इस चीज को इन्वेस्टिगेट जरूर कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है? किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, लेकिन मोस्टली देखा गया है स्पाइन में शुरुआत होती है और लेडीज कंप्लेन करती हैं बैकएक बैकएक बैकएक। श्रोता, हमारे कार्यक्रम का विषय चल रहा है कैंसर अवेयरनेस यानी कैंसर जागरूकता, क्योंकि आज कैंसर जागरूकता दिवस है। और हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कनिका गुप्ता, जो कि डायरेक्टर गायनी ऑन्कोलॉजी हैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए के दीवान, जो कि वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ, डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर अस्पताल दिल्ली के। आप हमें सीधे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं यदि आप कैंसर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 1800-113663 और हमारे दूसरे नंबर हैं 2342-1084 और 234-22-346। डॉक्टर कनिका, मैं समझता हूँ आज के टाइम में जबकि पोस्ट कोविड इफेक्ट इतना ज़्यादा आ रहा है, लोग जा ही नहीं रहे थे, सालों भर से इलाज ही नहीं कराते, तो क्या समझते हैं कि आप इस समय अवॉइड करने से लेट डायग्नोसिस होता है, उसमें मरने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या आदमी कहता है ठीक है यार अभी तो कुछ नहीं हुआ, जब होगा देखी जाएगी? तो क्या लेट डायग्नोसिस इज़ ए रीज़न कि जो डेथ्स बढ़ रही हैं या डेथ्स हो जाती हैं कोविड की वजह से? अभी तक भी आदमी जो है, हालांकि लाइफ काफ़ी नॉर्मलाइज हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी लोग डरते हैं और अस्पताल नहीं पहुंच रहे आपके गायनीस डिपार्टमेंट्स में या ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में? क्या जी सर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका सर। देखिए, कोविड ने हमें 2-3 तरीकों से इफेक्ट किया। एक तो जो हम लोगों के स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे थे, एक लेवल पर पहुंचना शुरू हो गए थे कि हम जा के कैंप करते थे, उनको अवेयर करते थे, पैप्समेयर के लिए आइए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आइए। उस पे एक बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा पीछे हट गए थे, कोविड एग्जामिनेशन कैंप्स में बंद हो चुके हैं, अभी भी दोबारा से रीस्टार्ट वो मुहिम नहीं हो पाए हैं जो कि जिस पीक पर हम लोग काम कर रहे थे। दूसरा, कोविड और कैंसर का रिलेशन 2 तरीके से रहा सर। एक तो सिम्टम्स होने के बावजूद भी महिलाएं पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग है जैसे कि, तो उनको लगा कि एक ही बार हुआ है, चलो चले जाएंगे, और वो बड़े बड़े गठाने लेकर आए, और उतना लेट डायग्नोसिस होने से लेट जब इलाज शुरू होगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। दूसरा, जिनको कोविड हुआ और कैंसर का इलाज चल रहा था, तो उस समय वो ट्रीटमेंट कंप्लीट भी नहीं कर पाए सर, क्योंकि एक तो कैंसर की जो सर्जरी रिक्वायर्ड थी, कोविड अगर पेशेंट को हुआ है तो मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर, अगर कोविड के साथ कैंसर को ऑपरेट कर रहे हो तो अब वो काफ़ी ज़्यादा था, तो वो भी नहीं ऑपरेट हो पाए। एक मोडालिटी, जैसे कैंसर के इलाज में 3 मोडालिटीज हैं, ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, तो एक मोडालिटी हो गई यानी कि सर्जरी हो गई, अब उनको रेडियोथेरेपी के लिए जाना था तो वो हॉस्पिटल आने में डर रहे थे। तो दूसरा मोडालिटी का ट्रीटमेंट लेट हुआ तो रिकरेंस यानी दोबारा आने के चांसेस बढ़ गए। तो कोविड ने हमें 3 तरीके से हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को लेट पहुंचना,
कंप्लीट ट्रीटमेंट ना कर पाना, उससे हम लोग काफ़ी अफेक्टेड हुए सर। डॉक्टर दीवान, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से 3 विकल्प जो डॉक्टर कनिका ने बताया कि सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, तो आप समझते हैं कि क्या हर कैंसर का इलाज सर्जरी ही है? क्या कीमोथेरेपी के अलावा या रेडियोथेरेपी से भी काम चल सकता है सिर्फ, या नहीं, मतलब तीनों चीज़ें ही देनी पड़ेंगी? मैं सोचता हूं कि सर्जरी एक मोडालिटी है, सर्जरी सिर्फ क्योर नहीं करती। क्यों? अगर अर्ली स्टेज का कैंसर है तो हो सकता है सिर्फ सर्जरी या सिर्फ रेडियोथेरेपी से काम चल जाए। और आपने जैसे खुद ही जब स्टार्ट किया प्रोग्राम बताया कि 3/4 पेशेंट्स जो हैं, 70% ऑफ द पेशेंट्स दे आर डिटेक्टेड लेट जी। तो लेट स्टेज जितने कैंसर्स हैं, स्पेशली सॉलिड ट्यूमर्स हम लोग कहते हैं, उनका इलाज होता है कंबाइंड मोडालिटी ट्रीटमेंट। कंबाइंड मोडालिटी से मतलब है रेडियोथेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, सारी चीज चाहिए अगर लेट स्टेज में पेशेंट आता है। अर्ली स्टेज का पेशेंट, उसको एक मोडालिटी से ट्रीट करने से क्योर की संभावना बढ़ जाती है। बाकी रही बात ल्यूकीमियाज की, ब्लड कैंसर्स, माइलोमा, लिम्फोमा, इनकी ट्रीटमेंट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम, इट इज कीमोथेरेपी एंड नॉट सर्जरी, नॉट रेडियोथेरेपी। डॉक्टर कनिका, जो आजकल हाई रिस्क जो ब्रेस्ट कैंसर है उनमें कहा जा रहा है एक नई टेक्निक है इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी क्या इज इट एन इफेक्टिव टूल, या फिर हमें रोबोटिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? वो भी आजकल एक नया टेक्निक, और जो काफ़ी जो एडवांस पेशेंट है, पढ़े लिखे पेशेंट ज़्यादा है, वो दे वांट कि रोबोटिक सर्जरी कराना चाहिए। आप क्या कहेंगे दोनों चीज़ों पर? जी सर, इम्यूनोथेरेपी अपने आप में कीमोथेरेपी का एक और एडिशन है, जहां नई तरीके की दवाइयां दी जा रही हैं और उनको ट्रीट किया जा रहा है। जहां तक सर्जरी का सवाल है सर, रोबोटिक सर्जरीज काफ़ी आ चुकी है। आज इंडिया में काफ़ी सारे सेंटर्स लग चुके हैं, और डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो सर रोबोटिक सर्जरी नहीं है, ज़्यादातर ये हेड एंड नेक में भी कम है कंपेरेटिवली। पेट की सर्जरीज जहां डीप पेल्विस में हम काम कर रहे हैं, जैसे कि यूरोलॉजी या गायनी सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी का बहुत अच्छा रोल है सर, क्योंकि इसको करने से पेशेंट को जो है पेन बहुत कम है, ब्लीडिंग बहुत कम है, पेशेंट बहुत जल्दी घर जा सकता है। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी प्रिसाइज सर्जरी है, जिसमें आपका सर्जन कंफर्ट अच्छा होने से मैग्निफिकेशन सर्जन को बहुत अच्छा मिलता है, और एक एडवांस सर्जरी ये बहुत बेनिफिटेड है। मेनली गायनी के कैंसर सर्जरीज में, यूरोलॉजी के कैंसर सर्जरीज में या यूरोलॉजी में, तो इनका काफी रोल है। अब एक श्रोता फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। हेलो। हेलो। यस। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं सीमा बोल रही हूँ पूना से। जी सीमा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रश्न पूछिए प्लीज। हाँ, ये मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रही थी कि ये मेटास्टाइज्ड जो बोलते हैं कैंसर, वो क्या होता है, और क्या मेटास्टाइज्ड कैंसर के बाद इलाज संभव है? क्योंकि ऐसा सुनते हैं भारत में तो बाहर बहुत सारे फिल्म स्टार्स गए हैं, वो ठीक होके आए हैं, तो क्या भारत में भी ऐसा सुविधा है? मैं बात करा रहा हूँ डॉक्टर दीवान से। डॉक्टर दीवान ये जानना चाह रहे हैं कि सीमा जी पूना से, कि मेटास्टेसिस जो होता है, मेटास्टेसिस का मतलब है कि बीमारी अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह चली गई है, स्प्रेड कर गई है, ठीक है जी। और मेटास्टेसिस का मतलब ये नहीं है कि डेथ वारंट आ गया। मेटास्टेसिस का मोस्टली ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से होता है। कुछ सिचुएशंस में सर्जरी भी की जाती है, जिसको हम कहते हैं मेटास्टेटेक्टमी। खासकर सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, बोन ट्यूमर्स अगर लंग में फैले हैं तो इवन लंग से भी कैंसर की गांठ निकाली जा सकती है। इसको कहते हैं मेटास्टेटेक्टमी कर दी गई। मेटास्टेटेक्टमी लिवर से है, लंग से है, बोन से है, ये की जा सकती हैं, ठीक है। तो आजकल सर्जरी, कीमोथेरेपी काफी एडवांस्ड हैं, और मेटास्टेसिस में भी अबाउट 20-25% क्योर रेट्स अचीव किए जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक प्रश्न मेरा और है जी, कि क्या 3rd स्टेज या 4th स्टेज में पता लगने के बाद भी कितना चांसेस होता है मरीज ठीक हो जाए? जितनी स्टेज बढ़ती जाती है उतने चांसेस ऑफ क्योर जो हैं कम होते जाते हैं। स्टेज 1 में अगर मैं कहता हूं कि 90% चांस हैं क्योर होने के, क्योर मीन्स ठीक हो जाए और नॉर्मल लाइफ लीड कर सके, स्टेज 4 में यही चांसेस 10 to 15% तक रह जाते हैं। जी, तो जैसे ही स्टेज बढ़ती है, प्रश्न है जी जी,
डॉक्टर कनिका से मेरा एक प्रश्न है कि महिलाओं को कितनी जल्दी एनुअल चेकअप कराना चाहिए कि मंथली, वीकली, आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितने उसमें चेकअप होना चाहिए? देखिए, जो महिलाओं के 2 मेन कैंसर हैं, ब्रेस्ट का और सर्वाइकल कैंसर का। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए हम 25 साल की उम्र या 30 साल की उम्र को भी ले सकते हैं, और हर 5 साल में अगर बच्चेदानी के मुंह से पानी की जांच के साथ साथ वायरस की जांच करें तो 5 साल, और अगर वायरस की जांच ना करें, सिंपल पैप स्मेयर करें तो हर 3 साल में हम अगर इसको करते रहें, वैसे 65 साल की उम्र कहते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र तक भी अगर हम करते हैं WHO की नई गाइडलाइंस के हिसाब से, तो ये हमारा स्क्रीनिंग इंटरवल पानी की जांच यानी यूट्राइन सर्वाइकल कैंसर के लिए है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप वंस अ मंथ करते रहें, और 40 की उम्र के बाद मैमोग्राफी जो स्पेशल एक्सरेज हैं ब्रेस्ट के, उसको साल या 2 साल में अगर हम करते रहें तो उससे हमारे ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस कम तो नहीं होते, लेकिन अर्ली डिटेक्शन बढ़ जाता है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर दीवान, एक संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या वार्निंग साइन होने चाहिए, और या क्या कोई एक संदेश आप देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि जो इस भयंकर बीमारी से बच सके? बहुत ही संक्षेप में। मैसेज मैं यही देना चाहूंगा, इस दिन अपने लाइफ स्टाइल्स को चेंज करें। पान तंबाकू का सेवन अगर करते हैं उसको मत करें। बर्न योर कैलोरीज। Number 2, everybody should be aware of the warning signals of cancer. And number 3, every year you should have a health checkup. डॉक्टर दीवान और डॉक्टर कन्या गुप्ता जी, आपने जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कैंसर अवेयरनेस पर, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसी के साथ ही श्रोताओं, आज का स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम समाप्त होता है। जवाहरलाल जैन को आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, नमस्कार। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से फिट इंडिया पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे, स्वास्थ्य दर्पण। सहयोग देवेंद्र राय का और प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।